जी, और आपकी लेक्चर स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, ये लेक्चर स्लाइड्स मैंने शेयर किए हैं, आपको नजर आ रही हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आज हम ना नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमने जो पावर कैलकुलेशंस का चैप्टर था वो ईद से पहले हमारा वाइंड अप हो गया था, और उससे रिलेटेड जो थी हमारी प्रॉब्लम्स, उसकी मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, असाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ये 8 या 10 सवाल जो है ना ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको ज़रा थोड़े से डिफरेंट, एक दूसरे से मुख्तलिफ किस्म के 8-10 सवाल दे दूँ, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस इससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की जो फीडबैक कमेंट्स थे वो मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली पढ़ती हूँ। उसमें किसी स्टूडेंट ने कहा है कि जी 2-2 किताबें जो है ना उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड शी शुड स्टिक टू ओनली वन बुक। तो आई थिंक लेट मी बी द जज ऑफ दैट, कि आप लोगों को 2 किताबों की ज़रूरत है या नहीं, और आपको किस चीज़ से फ़ायदा होता है। एक चीज़ मैं फिर दोबारा से आपको क्लियर कर दूं कि आपका सिलेबस वो है जो मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ही लेक्चर स्लाइड्स शेयर करती हूँ, ताकि टॉपिक्स जो हैं वो आपके पास हों। जितने भी टॉपिक्स हैं, मेरी लेक्चर स्लाइड्स, मेरी वीडियोस, हर चीज़ आपके पास है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अब मैं कहूँ कि मैंने आपसे विद होल्ड करके रखी है। आपको पता है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि आपने पढ़नी है, और मैं 2 किताबें इसलिए साथ लेकर चलूँगी, मज़ीद भी चलूँगी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके लिए आसानी किस तरफ है। जो टॉपिक मुझे जिस बुक में ज़्यादा आसान और बेहतर नज़र आता है वो मैं वहाँ से पढ़ाऊँगी। आपको मेरी सजेशन ये है, मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुकी हूँ, आज मैं फिर कह रही हूँ, कि आपको जब मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ तो आप कंसर्न्ड बुक्स में जाएँ। आपको मैं बता तो देती हूँ कि चैप्टर नंबर कौन सा है, लेकिन इवन देन माशाल्लाह आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप जाएँ और जाकर टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें कि किस चैप्टर में कहाँ पे ये टॉपिक्स मौजूद हैं, और वहाँ जाके उनको आप खुद से डिसाइड करें कि मुझे कौन सी किताब आसान लग रही है। गो एंड रीड द बुक्स प्लीज़। लेक्चर स्लाइड्स जो हैं ये तो सिर्फ आपके लिए, क्या कहा जाए, एक रोड मैप होता है, आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए होता है कि काम को कैसे करना है। जो आपको असल नॉलेज मिलती है वो किताब से मिलती है। गो टू द बुक प्लीज़, और दोनों बुक्स कंसल्ट करें। और मैं नहीं कहती कि आप दोनों बुक्स में से प्रैक्टिस करें। आपको जहाँ से आसान लगता है, जिस बुक का भी बताने का स्टाइल आसान लगता है, उस किताब को आप कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़, मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे अगर आप टीचर्स की जजमेंट पे थोड़ा सा यकीन कर लें, तो उनको बेहतर पता है कि किस किताब से क्या पढ़ाना है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। हैविंग सेड दैट, इसके अलावा आज जो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये फ्रैंको का चैप्टर नंबर 14 है, और इसका नाम ही है नेटवर्क फंक्शंस इस चैप्टर का, ठीक है। और ये मोस्टली मैंने फ्रैंको में से यहाँ पे मटेरियल लिया हुआ है। हो सकता है कुछ एग्जांपल्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं उसमें से भी ले लूँ, सैटिको में से भी ले लूँ, लेकिन फ्रैंको ने इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे तरीके से तरतीब दिया हुआ है। उसका जो चॉइस ऑफ टॉपिक्स है और जिस तरीके से वो फ्लो उसका बना हुआ है वो ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा आपकी मर्ज़ी है, आप फ्रैंको में से प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं या सैटिको में से करना चाहते हैं, जहाँ से भी करना चाहते हैं। मैंने ये मटेरियल मोस्टली फ्रैंको में से कंपाइल किया हुआ है जो आपकी लेक्चर स्लाइड्स के लिए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि आपके साथ मैंने असाइनमेंट शेयर की थी, आप लोगों ने देखी है? यस मैम, देखिए। ठीक है, उसकी जो डेट है, और आप लोग काइंडली मुझे रिस्पांस आपका मुझे चाहिए। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी ना बना दें कि वो पूरी क्लास के लिए जो है वो रिस्पॉन्ड करें। आप लोग मुझे बताया करें। और किसी ने देखी है असाइनमेंट? यस मैम, देखिए। अच्छा, उसकी डेडलाइन आपने देखी होगी, 30th है, यस 30th मैम। ऑफ मे। हाँ, तो वो मैंने इसीलिए दी थी कि आप लोगों की ईद की छुट्टियों में मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप बैठ के जो है वो काम करेंगे, लेकिन अब प्लीज़ काम करना शुरू कर दें। आपके पास 2 हफ्ते हैं, और उसके साथ साथ ये जो हम नया चैप्टर पढ़ें ये भी आप इसके साथ ऑन टॉप ऑफ थिंग्स रहें,
ताकि चीज़ें जो है ना वो आपके लिए एक बोझ ना बन जाए जब भी आपके एग्जाम्स हों या जो भी आपकी यहाँ पे टेस्टिंग का जो भी हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आज जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज नेटवर्क फंक्शंस, जो कि इसका नाम है, दिस इज चैप्टर 14 इन फ्रैंको। अच्छा, इसमें अब ये है कि नेटवर्क फंक्शंस के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। अब देखिए, हमने नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक्स पढ़ी हैं और दो तरह की एनालिसिस की टेक्निक्स पढ़ी हैं। एक एनालिसिस की टेक्निक हमने पढ़ी है जिसमें कि हमारे पास डीसी फोर्सिंग फंक्शंस थे, और एक हमने एनालिसिस की टेक्निक पढ़ी है जिसमें कि हमारे पास एसी फोर्सिंग फंक्शंस थे। और अगर हमारे पास कोई फोर्सिंग फंक्शन आ जाए जो इन दोनों में से कुछ भी ना हो, लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक सर्किट है, और इसका जो फोर्सिंग फंक्शन है दिस इज ई रेज टू पावर माइनस टी यू ऑफ टी। आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? अब इसमें फेजर अलजेब्रा नहीं आप लगा सकते। फेजर अलजेब्रा आप इसलिए नहीं लगा सकते कि आपके पास ये एसी नहीं है। फेजर अलजेब्रा लगेगा जब आपका फोर्सिंग फंक्शन जो है वो साइनोसॉइड होगा, तो यहाँ पर हम फेजर अलजेब्रा नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरी टेक्निक जो हमने चैप्टर 9 में सीखी थी वो ये थी कि हम यहाँ पर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस लगाएं और जो कैलकुलस के सारे रूल्स एंड लॉज थे वो लगाएं और फिर लगा के हम इस सर्किट को सॉल्व करें, तो वो अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे पास, हमने देखा था। और वहाँ हमने चैप्टर 9 में सिर्फ डीसी फोर्सिंग फंक्शंस के लिए वो काम किया था और सेकंड ऑर्डर सर्किट के लिए किया था, और हम काफ़ी उसमें मेहनत करनी पड़ी। तो अगर हमारे पास फोर्सिंग फंक्शन डीसी ना हो बल्कि डीसी से डिफरेंट हो, तो फिर हमारा जो कॉम्प्लिकेशन होगी, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम होगी वो बढ़ जाएगी। तो जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना सर्किट एनालिसिस के लिए, वो ये होना चाहिए हमारे पास कि हम ऐसा कोई सर्किट एनालिसिस चाहते हैं विच वर्क्स फॉर ऑन ऑल काइंड ऑफ फोर्सिंग फंक्शंस। यानी आपका फोर्सिंग फंक्शन जो है मे इट बी अ साइनसॉइड और अ डीसी फोर्सिंग फंक्शन और एन एक्सपोनेंशियल और एनीथिंग व्हाट हैव यू, आपका सिस्टम जो है वो एनालिसिस का टूल हर किस्म के फोर्सिंग फंक्शन के लिए काम करे। तो हर किस्म के फोर्सिंग फंक्शन के लिए काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फोर्सिंग फंक्शन की एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन डेवलप करें कि भाई मेरा जनरली जो मेरा फोर्सिंग फंक्शन है वो इस किस्म का है। तो यहाँ पर उसने एक जनरल एक्सप्रेशन दिया है, उसने कहा है कि x of t is equal to x e raised to power st, ठीक है, where x is equal to xm e raised to power j theta and s is equal to sigma plus j omega. Now let's say कि आप डीसी फोर्सिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, you are talking about डीसी फोर्सिंग फंक्शंस। मैं आपको कहती हूँ x of t is equal to 5 वोल्ट, तो क्या मैं इसको x e raised to power st की फॉर्म में लिख सकती हूँ? अब देखिए, अब अगर जो इसने मुझे यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए हैं, इसमें अगर मैं कहूँ कि जी xm जो है, सॉरी, इसमें मैं कहूँ कि xm जो है वो मेरे पास xm 5 वोल्ट है, 5 है, और थीटा जो है वो 0 है, और s भी 0 है, यानी इसका मतलब ये है which means that sigma is equal to 0 and omega is equal to 0। अगर मैं ये तमाम चीज़ें 0 कर दूँ तो क्या x e raised to power st जो है वो 5 वोल्ट को नहीं रिप्रेजेंट करता? 5 वोल्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा ना, मैं है ना? तो इस तरीके से इसका मतलब है कि अप्रोप्रिएट वैल्यू असाइन करके xm को और थीटा को और सिग्मा को और ओमेगा को मैं डिफरेंट फंक्शंस जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसी तरह मैं आपको कहती हूँ कि भाई मुझे बताओ कि x of t is equal to 5 e raised to power minus t, राइट। अब यहाँ पे भी आप देख लें, अगर आप जो है आप कहते हैं अच्छा ठीक है xm is equal to 5 and theta is equal to 0 and s is equal to -1 where sigma is equal to -1 and omega is equal to 0। अगर ये असाइनमेंट्स मैं कर दूँ, ये xm की वैल्यू असाइन हो, ये थीटा की, ये s की वैल्यू ये असाइन हो, तो मैं यहाँ पर एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ।
मैं एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल को भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो एक्सपोनेंशियल जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी अभी तक हमने कोई काम नहीं किया था वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। फिर लेट्स से कि मैं आपको कहती हूँ कि जी इसी तरह मैं आपको कहती हूँ कि जनाब मेरे पास जो है वो आप एक फंक्शन है x of t and this is equal to 2 e raised to power minus 5t cos of 6t plus 30 degrees. Can you do that? क्या हम ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अच्छा, अब देखो इसमें हम बात करते हैं, हम एक सिग्नल डिफाइन करते हैं y of t which is equal to x e raised to power st. ठीक है, इसमें हम कहते हैं जी xm हमारा जो है वो 2 है और थीटा जो है वो 30 डिग्रीज है और सिग्मा जो है वो -5 है और ओमेगा जो है वो 6 है, यानी कि s जो है वो -5 + j6 है। अगर मैं इस तरीके से ये असाइनमेंट्स करूं इन तमाम चीज़ों की तो y of t क्या हो जाएगा? y of t हो जाएगा 2 with a phase of 30 degrees e raised to power -5 plus j6t, राइट? इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, बताएं हुजूर? जी मैम। ठीक है, मतलब मैं आपसे लोगों को इसलिए तकलीफ दे रही हूँ आपकी जो दोपहर का रेस्ट का टाइम है उसमें, कि मुझे ये पता चल जाए कि आपको बात समझ आ रही है। चलिए अब जो है वो अच्छा इस तरीके मैम आपने स्टार्ट में कहा था कि क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन और ये साइनसोइडल है नहीं तो एंगल हमारे काम का नहीं होगा, तो मैम यहाँ पे फिर हम सिग्मा क्यों ले रहे हैं? थीटा मेरा मतलब। नहीं, मैंने तो नहीं कहा था कि ये हमारे पास साइनोसॉइडल है, मैंने तो कहा था ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये किसी भी जनरलाइज्ड फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी भी कहा है कि ये हमारे पास जो है ये साइनोसॉइडल नहीं है। मैंने कहा था कि हमने अभी तक जो टेक्निक सीखी वो डीसी फोर्सिंग फंक्शंस और साइनोसॉइडल फंक्शंस की थी। हम एक ऐसी टेक्निक डेवलप करना चाहते हैं जो हर किस्म के फंक्शन पे अप्लाई हो। तो उसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन की एक फोर्सिंग फंक्शन का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन सीखो जो कि जिसमें कि तुम किसी भी टाइप के फंक्शन को अकोमोडेट कर सको। सही है मैम, ठीक है। मैंने ये बात कही थी। अच्छा अब ये देखें कि मैंने ये e raised to power j थीटा को मैंने फेजर फॉर्म में लिख लिया है, चाहे आप इसको पोलर फॉर्म में लिखें या आप फेजर फॉर्म में लिखें, आपकी मर्जी। तो ये हो जाएगा मेरे पास e raised to power -5t cos of 60 plus j sin of 60। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि x of t is equal to real y of t, the real portion of y of t is equal to 2 e raised to power minus t cos of 60, क्योंकि ये थीटा का एंगल जो है ये 60 प्लस थीटा के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ना, क्या मैं ये कह सकती हूँ? बताएं जनाब। जी मैम। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी जो 2-3 एग्जांपल्स देखी जिसमें एक में हमने एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल देखा और एक में जो है वो हमने एक डीसी फंक्शन देखा और एक अभी हमने देखा जिसमें कि हमारे पास एक ऑसिलेटरी फंक्शन है जिसका कि एनवेलप, अगर इस फंक्शन को मैं प्लॉट करूं तो ये इस किस्म की कोई चीज़ बनेगी ना जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ी थी, इस तरह की कोई फंक्शन बनेगा ये x ऑफ t जो है हमारे पास। तो इसका मतलब है 10,000 तरह के फोर्सिंग फंक्शंस जो हैं वो इस एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन की अम्ब्रेला के अंदर आ सकते हैं अगर आप एप्रोप्रिएट वैल्यू असाइन करें x को
और अप्रोप्रिएट वैल्यू असाइन करें s को, तो आप बहुत से फंक्शंस जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हम एक जनरलाइज्ड जो फंक्शनल एक्सप्रेशन है जो कि हम फोर्सिंग फंक्शन उसको देंगे, वो है जो हमने यहाँ x ऑफ t को दिया हुआ है, यानी x ऑफ t इज इक्वल टू x e रेज़ टू पावर st, और ये नीचे उसने बड़े अच्छे तरीके से 1 by 1 डिफाइन किया हुआ है कि ये तमाम चीजें हैं क्या। x जो है that is xm e raised to power j theta, where xm is the magnitude of x of t and it is expressed in terms of the quantity that you are working with. It can be a voltage in volts or it can be a current in amperes. And theta is the phase angle. ये आप रेडियंस में लें या डिग्रीज में लें, आपकी मर्जी। सिग्मा is the real part of the frequency. आपको अगर ख्याल होगा तो ये हमने सिग्मा और ओमेगा चैप्टर 9 में भी पढ़े हुए हैं, ये नेपर फ्रीक्वेंसी और रेडियन फ्रीक्वेंसी, जहाँ हम अंडर डैम्पिंग और इस किस्म की चीज़ें पढ़ रहे थे, वहाँ ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी। सिग्मा जो है इसको हम रियल पार्ट ऑफ एस कहते हैं, दिस इज नोन एज द नेपर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम जो है वो नेपर्स पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ओमेगा इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस एंड एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, और इस इमेजिनरी पार्ट को हम कहते हैं ये रेडियन फ्रीक्वेंसी है और इसको हम रेडियंस पर सेकंड में डिफाइन करते हैं। ये एक्स जो है एक्सएम ई रेज़ टू पावर जे थीटा, ये बेसिकली फेजर है। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप लिख लें, आपकी मर्जी है। आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें इस तरीके से लिख लें, उस तरीके से लिखना चाहें उस तरीके से लिख लें। ऑलराइट, तो ये हमारे पास इन तमाम चीज़ों की डेफिनेशन थी। थोड़ा सा मैं एस के बारे में बात करना चाहूँगी। एस जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, इट्स यूनिट्स आर कॉम्प्लेक्स नेपर्स पर सेकेंड। एस में जो हमारे पास एस के दो पोर्शंस है ना, सिग्मा और जे ओमेगा, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी सर्किट के तमाम चेंजिंग बिहेवियर्स को एक जगह इकट्ठा इस्तेमाल करने के लिए डिफाइन होती है। चेंजिंग का क्या मतलब, देखिए दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक चेंज ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है लेकिन उसमें कोई ऑसिलेशन नहीं है। एक ये हो सकता है कि सर्किट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिहेवियर चेंज हो रहा है लेकिन उसमें ऑसिलेशन है। और एक ये हो सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम सर्किट का बिहेवियर चेंज हो भी रहा है, डिके और राइज भी आ रहा है और साथ के साथ ऑसिलेशंस भी है। तो हमारे पास जो बिहेवियर सर्किट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिके हो रहा होता है या राइज हो रहा होता है लेकिन उसमें ऑसिलेशंस नहीं होती, दैट बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ एस व्हिच इज इक्वल टू सिग्मा। जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है हमारे सर्किट का, जिसमें कि हमारे पास ऑसिलेशंस हमें बिहेवियर के चेंज में नजर आती हैं, वो ओमेगा से रिलेटेड है। और जब हमें डिके भी नजर आ रहा होता है, राइज भी नजर आ रहा होता है और साथ के साथ ऑसिलेशंस भी नजर आ रही होती है, तो सिग्मा भी मौजूद होता है और ओमेगा भी मौजूद होता है। तो बेसिकली एस जो है वो हमारे सर्किट के टाइम चेंजिंग बिहेवियर के हर एस्पेक्ट को कवर करने के लिए एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है व्हिच इज नोन एज एस। ठीक है, तो एक बात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमेशा फ्रीक्वेंसी एस जो है उसका एक रियल पार्ट होना चाहिए और उसका एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी एस और एस कैन आल्सो बी जीरो। एस जब जीरो होगा एक्सक्यूज मी, तो आप डीसी फंक्शन के बारे में बात करें। व्हेन यू से एस इज इक्वल टू जीरो, यू आर टॉकिंग अबाउट डीसी। और अगर आपके पास एस जो है सिग्मा भी हो सकता है और ओमेगा जीरो हो सकता है, एस ओमेगा भी हो सकता है और सिग्मा पोर्शन जीरो हो सकता है, और एस जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी इसलिए लिया जाता है रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में, बताने के लिए बच्चों को कि सिग्मा और जे ओमेगा एक दूसरे का ऑपोजिट है। सिग्मा इज द नॉन ऑसिलेटरी बिहेवियर ऑफ द सर्किट एंड ओमेगा रिप्रेजेंट्स द ऑसिलेटरी बिहेवियर ऑफ द सर्किट। सो सिग्मा इज व्हाट ओमेगा इज नॉट एंड ओमेगा इज व्हाट सिग्मा इज नॉट। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो आमतौर पे दो ऐसी क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ लेकर चलने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। आपको ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज ऑर्थोगोनैलिटी? मैम जो 90 डिग्री के एंगल 90 डिग्री। जी, कोई से दो चीजें ऑर्थोगोनल कहलाती हैं जिनको कि अगर हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके उन्हें हम इंटीग्रेट करें तो एरिया अंडर द कर्व इज जस्ट अ पॉइंट। ये ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन है।
कोई सी भी दो चीजें ऑर्थोगोनल हैं, अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके उनका एरिया अंडर द कर्व लेते हैं तो यू ओनली गेट अ पॉइंट। पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको है ना कि पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती और पॉइंट की कोई विड्थ नहीं होती, सो दैट इज ऑर्थोगोनल। तो आपके पास जो एस डोमेन में हमारे पास सिग्नल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल, और ऑर्थोगोनैलिटी के मैथमेटिकल डेफिनेशन में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप अपनी लॉजिक से समझो कि एक चीज एक ऐसे बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है जिसको दूसरी चीज कभी नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। जिस चीज को सिग्मा रिप्रेजेंट कर सकता है उसको ओमेगा कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और जिस चीज को ओमेगा रिप्रेजेंट करता है उसको सिग्मा कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सो दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ठीक हो गया ना? तो इस पेज पे कोई चीज जो कि जी प्लीज मुझे बोलो बेटे। मैम यहाँ पे जो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स एम थीटा इज अ फेजर, इसके आगे जिस तरह आपने ऊपर लिखा हुआ है ये नहीं आना चाहिए साथ e रेज़ टू पावर s t, जिस तरह आपने ऊपर लिखा हुआ है 230 डिग्रीज e रेज़ टू पावर -5 प्लस j6t। ये देखो ना, जो बेसिक x की डेफिनेशन है ना उसमें ये x है और दैट x इज फर्दर मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर st। सो ये जो चीज है ना ये सिर्फ इस x को रिप्रेजेंट कर रही है, ये e रेज़ टू पावर st को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो बेसिकली योर x ऑफ t इज इक्वल टू xm विद द फेजर ऑफ थीटा विद e रेज़ टू पावर st। ओके मैम, तो कैपिटल पार्ट जो है वो खाली ये है, ठीक है मैम। वो सिर्फ उसका वो पार्ट था जिसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि थीटा इज अ कांस्टेंट एंड xm इज अ कांस्टेंट, दे आर बोथ ऑफ देम आर नॉट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो ये वो पोर्शन है, ठीक है, इसको फर्दर e रेज़ टू पावर st से मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट करेंगे। ओके मैम। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे। यस मैम। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी पे जरा सा उसने एलैबोरेट किया है। उसने कहा कि आपके पास जो है वो जब आपके एक्सएम की आपने डेफिनेशन बना ली एक्स ऑफ टी की, और वो जो है योर एक्स ऑफ टी वाज इक्वल टू एक्सएम विद द फेज ऑफ थीटा विद ई रेज़ टू पावर सिग्मा प्लस जे ओमेगा टी, तो दिस इज इक्वल टू एक्सएम, और थीटा को अगर मैं फेजर की फॉर्म में लिखूं तो दिस इज ई रेज़ टू पावर जे थीटा, देन दिस इज ई रेज़ टू पावर सिग्मा टी, दिस इज ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी। तो ही सही है, फ्यू ये नहीं है, ही सही कि अगर आप इसके रियल पार्ट से अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट से अलग कर लें तो आपके पास आ जाता है एक्सएम ई रेज़ टू पावर sigma t into e raised to power j theta into e raised to power j omega t. So that can be written as xm e raised to power sigma t e raised to power j let me write omega t plus theta is ज़्यादा कन्वेंशनल तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इसमें अब डिफरेंट सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन को वो आपको दिखा रहा है। वो कहता है कि this is equal to xm e raised to power sigma t and this is equal to cos of omega t plus theta plus j sin of omega t plus theta, right? तो वो कहता है कि अगर आपने जो है वो x को सिर्फ xm e raised to power sigma t cos of omega t plus theta के साथ रिप्रेजेंट करना है तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो है वो x, इसको ये अगर मेरे पास x है तो x कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा, वो होगा xm e raised to power sigma t and then cos of omega t plus theta minus j sin of omega t plus theta। ठीक है, और अगर आप x of t में ऐड करते हैं x कॉन्जुगेट ऑफ t तो आपके पास जो है वो क्या आता है, वो आपके पास आता है 2xm e raised to power sigma t cos of omega t plus theta, राइट। तो आप जो है वो यहाँ पे आपका ये फोर्सिंग फंक्शन बन जाएगा एंड इफ यू डिवाइड दिस थिंग विद 2 देन यू गेट xm e raised to power sigma t cos of omega t plus theta। सो आप इस तरीके से जो रियल पोर्शन है वो भी डिफाइन कर सकते हैं और इमेजिनरी पोर्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह इसने ये रियल एक्स डिफाइन किया है, आपके पास इमेजिनरी एक्स क्या होगा भाई, इमेजिनरी एक्स होगा 1/2 मैम
जी जी मैम वो कॉन्जुगेट लेने के बाद जो आपने स्टेप किया वो एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देंगी मैम? एक्स टी प्लस एक्स ये जो कॉन्जुगेट ओवर 2। जी जी मैं बताती हूँ। मैंने ना ये जो एक्सप्रेशन है और जो ये एक्सप्रेशन है इन दोनों को ऐड किया आपस में। ये एक्स ऑफ टी था और वो एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी था। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो एक्स एम ई रेज टू पावर सिग्मा टी जो है वो दोनों में कॉमन था और अंदर ब्रैकेट में आया कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस जे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि उनके साइंस ऑपोजिट थे और कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा जो है दैट केम आउट विद अ 2 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया। अभी मैंने दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो मैंने कहा कि अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि x और x कॉन्जुगेट जो है इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं और वो मैं अभी ये कह रही थी कि रियल पार्ट जो है उसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं रियल एक्स को कि एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2 और इमेजिनरी एक्स को जो है वो आप कर सकते हैं एक्स ऑफ टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2j। तो इस तरीके से दोनों पोर्शंस जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिफाइन कर लें। कोसाइन जो है वो आप इजीली यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास सिग्मा जो है वो 0 हो तो ये आपके पास एक टिपिकल कोसाइन डिफाइन हो रहा है। अगर आपके पास ओमेगा भी 0 हो तो फिर एक्स ऑफ टी डिफाइन हो रहा है क्योंकि थीटा ओमेगा अगर 0 है, 0 फ्रीक्वेंसी है तो फिर फेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर ओमेगा आपके पास 0 है, कोई ऑसिलेशन ही नहीं है तो फिर फेज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता। तो फिर आपके पास एक्स और टी। तो देखो ये डीसी फंक्शन डिफाइन हो गया, ये कोसाइन डिफाइन हो गया, ये एक मेरे पास एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन डिफाइन हो गया। और अगर मेरे पास सिग्मा 0 ना हो और कॉज ऑफ ओमेगा टी सॉरी ओमेगा जो है वो 0 हो तो मैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स एम ई रेज टू पावर सिग्मा टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ह्यूज क्लास ऑफ फंक्शंस हैं, यही वो बेसिक फंक्शंस हैं जो आमतौर पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे इस्तेमाल में आते हैं। तो यू कैन रिप्रेजेंट अ ह्यूज क्लास ऑफ फंक्शंस बाय यूजिंग दिस फंक्शनल एक्सप्रेशन। तो अभी तक तो हमने ये सीखा कि हमारे पास एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स फेजर इनटू ई रेज टू पावर एस टी, जिससे कि हम बहुत से डिफरेंट फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देख लें, मुझे बताएं कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है जी, चलें जनाब, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब इसके हम एग्जांपल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमारे क्या है? अब हम बात एग्जांपल से पहले बात करते हैं नेटवर्क फंक्शन की। अब नेटवर्क फंक्शन क्या है? मैंने एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन इनपुट और आउटपुट के बीच में फाइंड कर लिया। मैंने कहा जो इनपुट है वो जैसी भी हो, मैं उसको एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फेजर जैसे ये है कि वी आई ऑफ टी जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ किसी भी जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन में वी आई फेजर ई रेज टू पावर एस टी। एस की अप्रोप्रिएट वैल्यू साइन करूंगी, फेजर की करूंगी तो मेरे पास फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। इस तरह वी आउट ऑफ टी जो है उसमें भी मेरे पास जो वी आउट है फेजर और ई रेज टू पावर एस टी उसकी टर्म्स में ये डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और अपने माइंड में रखें, क्या एस की वैल्यू इनपुट और आउटपुट के लिए वही रहेगी? आपकी इसमें क्या टेक है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ई रेज टू पावर एस टी इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही शो कर रहा है, ये देखिए, लेकिन सेम ही होगी मैम। हाँ एक शाबाश, अरे एक ही होगी। और उस एक ही में अभी आपने देखा होगा जब हम फिजर अलजेब्रा के ऊपर काम कर रहे थे कि जब एस हमारे पास टोटली ओमेगा डिपेंडेंट था, सिग्मा नहीं था, तो इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी एक ही होती थी। आपको याद है हमारा पूरा फिजर अलजेब्रा इसी चीज के ऊपर बेस्ड था कि जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, चाहे वो ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी हो या नॉन ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी हो, वो फोर्सिंग फंक्शन डिसाइड करता है, इनपुट डिसाइड करता है, आउटपुट में आपको वही फ्रीक्वेंसी मिलती है हमेशा। ठीक है, नहीं जी, अब हम जो है हम इसको जरा देखते हैं
करके, अब ये अगर इनपुट ये है और आउटपुट ये है, तो मुझे ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, ट्रांसफर फंक्शन ये करता है या नेटवर्क फंक्शन ये करता है कि वो कहता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ फोर्सिंग फंक्शन दैट यू आर यूजिंग। ये देखिए यहाँ नीचे इसने वी आउट ऑफ टी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, वी आई ऑफ टी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, कोई भी वी आई ऑफ टी की वैल्यू हम इसमें लगाएंगे और हमारे पास जो है वो इसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ जाएगा। नेटवर्क फंक्शन से हमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हम जनरली हम फाइंड करते होते हैं। तो जब हमारे पास स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें एक सर्किट के लिए सिर्फ एक दफा नेटवर्क फंक्शन फाइंड करने की जरूरत है, फिर हम डिफरेंट फोर्सिंग फंक्शंस के लिए उसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्किट है जनाब, और इसके लिए हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, इसका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप क्या है। वी वांट टू डिवाइस द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। सो क्या करें, किस तरीके से इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना चाहिए। अब इस सर्किट का एनालिसिस करें, और एनालिसिस करने में कोई इस किस्म की इस तरीके से एनालिसिस करें कि आपके पास ऐसी इक्वेशंस आए जिनमें इनपुट और आउटपुट दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर उन इक्वेशंस में आप इनपुट और आउटपुट के बीच में रेशियो या रिलेशनशिप या जो भी आप उसको कहते हैं वो आप फाइंड करने की कोशिश करें। मकसद ये है कि लेट्स से मैं इस लूप के ऊपर जो है ना किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकती हूँ। एक काम ये है जो कि मैं कर सकती हूँ कि मेरे पास ये अच्छा, एक ये है कि ये मेरे पास नोड है, इसमें मैं किरचॉफ का करंट लॉ लगा सकती हूँ। ठीक है, वोल्टेज लॉ लगाने के मुकाबले में मुझे करंट लॉ लगाना आसान रहेगा। आपको पता है हमेशा जब हमने वोल्टेजेस का रिलेशनशिप फाइंड करना होता है तो हम करंट लॉ लगाते हैं, और जब हमने करंट्स का रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करना होता है तो हम केवीएल लगाते हैं। तो क्योंकि हमने वोल्टेजेस का रिलेशनशिप फाइंड करना है वी इन और वी आउट का, तो हम किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि एक करंट ये है, लेट्स कॉल दिस आई सी, और ये है लेट्स कॉल दिस I1, और एक करंट ये है लेट्स कॉल दिस I2। तो KCL, अकॉर्डिंग टू KCL हमारे पास I2 इज इक्वल टू I1 प्लस IL। अब मैंने करना क्या है, हर चीज को डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ वी आउट एंड वी इन। तो I2 क्या है जनाब, I2 है वी आउट, मैम आईसी नहीं है आईएल की जगह। जी जी IC है, थैंक यू। ठीक हो गया, तो हमारे पास I2 जो है दैट इज इक्वल टू V नॉट ओवर R2, और I1 जो है दैट इज इक्वल टू पैसिव साइन कन्वेंशन अगर लूँ तो दिस इज V1 माइनस V2 ओवर R1, राइट। और जो मेरे पास है IC दैट इज इक्वल टू सॉरी प्लस IC जो है दैट इज इक्वल टू CD/dt ऑफ V1 माइनस V2। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि आपके पास आता क्या है, आपके पास आएगा यहाँ पर, अगर मैं इन टर्म्स को एक दूसरे से अलग अलग करना शुरू कर दूँ, ये V1 माइनस V2 लिख दिया मैंने, VI माइनस V आउट होना चाहिए, VI माइनस V आउट होना चाहिए। प्लीज़ मेरी गलतियाँ जो है ना साथ साथ पकड़ें। अब क्योंकि मैंने रिलेशनशिप फाइंड करना है इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो मैं इनपुट की टर्म्स एक साइड पे ले जाऊंगी और आउटपुट की टर्म्स एक साइड पे ले जाऊंगी। सो आई हैव V आउट ओवर R2 plus V out over R1 plus C dV out by dt, and that is equal to VI over R1 and plus C dVI by dt। ठीक है, तो ये मेरे पास अब एक रिलेशनशिप आ गया। नाउ आई वांट टू गेट रिड ऑफ द डिफरेंशियल्स, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा अगर VI ये है तो dVI by dt क्या होगा। So since Vi is a constant as far as time is concerned, we have SVI e raised to power st. This is the derivative, और dV out by dt क्या होगा, that is equal to SV out e raised to power st। देखें, ठीक है जी मैम। जी मैम। तो यहाँ पर मैं अगर ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो मैं रिप्लेस करती हूँ, तो आई हैव V out 1 over R2 plus 1 over R1 plus क्या किया मैंने, हाँ जी,
प्लस सी एस वी आउट और एस टी हो जाएगा ना। जी मैं असल में ये कहना चाह रही थी कि मैं इस वी आउट की जगह वी आउट ई रेज टू पावर एस टी जो इसका एक्सप्रेशन है ना वही लिखना चाह रही हूँ, ताकि अब मैं दोनों को अलग अलग कर लूँ। तो ये है आपके पास हो जाएगा सी डी वी आउट बाई डी टी जो हो जाएगा सी एस वी आउट ई रेज टू पावर एस टी। तो कैन आई राइट दिस थिंग एज, मैं जरा अपनी एक लाइन पे चलना चाह रही थी। ऐसे ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ऐसे लिख लूं। मैम वो फिर 1/r2 और 1/r1 भी तो चेंज हो जाएंगे ना। वो कैसे चेंज होगा? मैम जब आपने ई पावर एस टी कॉमन लिया है पूरे उसमें, तो R2 और R1 के साथ तो ई पावर एस टी नहीं था। क्यों नहीं था? वी नॉट ओवर आर टू था, एंड वी नॉट वॉज इक्वल टू वी नॉट ई रेज टू पावर एस टी। ठीक है मैम, ठीक है। डिफरेंशिएट करने से ई रेज टू पावर एस टी नहीं आ जाएगा अंदर, डिफरेंशिएट करने से सिर्फ एक एस मल्टीप्लाई होगा सर, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है जी, इसी तरह होगा ई रेज वी आई ई रेज टू पावर एस टी इंटू 1/r1 प्लस सी एस। ठीक है, तो आपके पास जो है इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो ई रेज टू पावर एस टी वी आउट जो है दैट इज इक्वल टू वी आउट ऑफ टी, और अंदर जो है वो हमारे पास हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 CS डिवाइडेड बाय R1 R2, एंड जो दूसरी साइड है उसमें हमारे पास आ जाता है V1 e raised to power st is equal to Vi of t, and this becomes 1 plus R1 CS divided by R1। देख लें, ठीक है, तो ये R1 इसके सब कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल हैव इज वी विल हैव V out of t is equal to R2 हर चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बी इक्वल टू R2 प्लस R1 R2 CS डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 CS इंटू VI of t। ये देखो, तो ये हमारे पास एक जनरल रिलेशनशिप आ गया। अब देखिए, कहीं हमने कोई VI की वैल्यू रिप्लेस नहीं की, हमने नहीं कहा ये साइनोसॉइड था, हमने नहीं कहा उसका, हमने कहा जो जनरल हमने फॉर्म लिखी थी ना VI इज इक्वल टू VI e raised to power st, ये वो है, और उसके जरिए यहाँ पर हम जो है हम इसको डिफाइन करें। तो यहाँ पर आपके पास एक स्टैंडिंग रिलेशनशिप आ गया बिटवीन V आउट ऑफ t एंड VI ऑफ t, और अब आप स्टैंडिंग रिलेशनशिप की मदद से आप इस चीज़ को, इस सर्किट को किसी भी फोर्सिंग फंक्शन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी आगे जाके देखते हैं। ये देखो, जो स्टैंडिंग रिलेशनशिप आया ना जो आपने डिराइव किया, ये किस पे डिपेंड करता है, इसको जरा देखें। इट डिपेंड्स ऑन द हार्डवेयर ऑफ द सर्किट एंड द ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। इट डिपेंड्स ऑन R1 R2 C एंड S। तो ये R1 R2 और C क्या है? दिस इज योर हार्डवेयर ऑफ द सर्किट, और S हमारे पास क्या है? S इज द ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर के हमारा ये काम चल रहा है। तो समझ आ गया हम लोग? जी मैम समझ आ गई। अब इसके थोड़ा सा इसका हम स्कोप देखते हैं। वो कहते हैं ये जो तुमने सर्किट लिया इसमें R1 ये लगाओ और R2 ये लगाओ और C लगाओ और डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स के लिए रिस्पांस फाइंड करो। देखिए, अगर ये रिस्पांस हमें ये तरीका ना आता होता और ये रिस्पांस हमें पहले जो हमने सीखा हुआ था उसके जरिए फाइंड करना होता, तो कुछ रिस्पॉन्सेज तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते थे, जैसे ये है। हम लोग थोड़ा सा इसमें हमें मसला होना था। तो हम करते क्या है कि हम कहते हैं अच्छा V out of t was equal to क्या था, मैं जरा देखूं, R2 plus this was R2 plus R1 R2 CS divided by R1 plus R2 plus R1 R2 CS and into VI of t। तो इसमें इसने कहा R1 जो है वो 1 है और R2 जो है वो 2 है और C जो है वो 1 है। तो अगर मैं ये वैल्यूज रिप्लेस करूँ तो मेरे पास V out of t turns out to be equal to R2 is equal to 2 and R1 R2 C is equal to 2 plus 2S divided by R1 plus R2 that is equal to 3, R1 R2 CS is equal to 2। बस ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप आ गया। अब वो कहता है कि तुम्हारे पास VI जो है वो 12 वोल्ट है। अब VI of t जो है वो आपने क्या डिफाइन किया हुआ था? आपने VI of t जो है वो डिफाइन किया था VI with the phase of theta
e रेज़ टू पावर st। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास यहाँ पर vi क्या है, इसको 12 के साथ मैच करो। तो vi जो है दैट इज इक्वल टू 12 और बाकी s इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आता क्या है, आता है जी 2/3 और vi जो है दैट इज इक्वल टू 12। तो 3 4s are 12 एंड दिस इज इक्वल टू 8 volts। तो v आउट t जो है वो आपके पास क्या आया, इट टर्न्ड आउट टू बी इक्वल टू 8 volts। ठीक है, और ये देखिए आपके पास पीछे जो सर्किट है उसको अगर हम जाके तसल्ली के साथ देखें तो देखिए इस सर्किट को अगर मैं स्टेडी स्टेट में चेक करूं तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, हाउ डज द कैपेसिटर बिहेव इन स्टेडी स्टेट? ओपन सर्किट। इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में जाके VI जो है वो R1 और R2 के अक्रॉस डिवाइड हो रही होगी, यानी R1 और R2 जो है वो वोल्टेज डिवाइडर बना रहे होंगे। एंड सिंस R2 इज इक्वल टू 2 ohms उसने कहा है और R1 उसने कहा है 1 ohms है, तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज R1 से ट्वाइस होगी। तो अगर 12 वोल्ट है तो 8 वोल्ट R2 के अक्रॉस होगी और 4 वोल्ट जो है वो R1 के अक्रॉस होगी। और आप देखें हमारा आंसर 8 वोल्ट्स ही आ रहा है। दिस इज द राइट स्टेडी स्टेट आंसर। ठीक है, हमने इसमें कोई वोल्टेज डिवाइडर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, अपना जो इसका ट्रांसफर फंक्शन था उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मुझे एक मिनट दें। Ma'am, was the value of S 0 in that? जी बेटा डीसी है ना तो S 0 होगा। डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर नहीं ना होता, ना रियल ना इमेजिनरी। ओके मैम, ठीक है। जी मैंने कहा जरा मैं स्पेस बना लूँ। अच्छा, अब जो आपके पास ये तो पहला वाला था, दिस वाज पार्ट ए। फिर हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में आपके पास जो है, अब पार्ट बी में मैंने डिटेल में नहीं जाना, मुझे बताओ कि मेरे पास वीएम की वैल्यू क्या है? 12। ठीक है, तो वीएम की वैल्यू हो गई मेरे पास 12 और मेरे पास एस की वैल्यू क्या है? 3 -3। एस की वैल्यू है -3। ठीक है, तो लेट्स चेक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 × -3 ओवर 3 + 2 × -3 और आपके पास VIT जो है वो क्या था, वो था 12 e raised to power -3t। ठीक है, so that makes it what? It makes it 2 - 6 is equal to -4 and this is equal to 3 - 6 is equal to -3 and that is multiplied by 12 e raised to power e raised to power -3t। ठीक है, तो ये आपके पास 3 4s are 12, so this makes it equal to 16 e raised to power -3t volts। अब कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, कहाँ कि हमें ये एनालिसिस अगर करना पड़ जाता तो अच्छा खासा सर का दर्द था कि आपके पास जो है वो जनाब ये तो ट्रांजिएंट है, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, स्टेडी स्टेट में कैसे जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है वो तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वोल्टेज है। ऑसिलेटरी बिहेवियर और डीसी बिहेवियर में तो वोल्टेज एक बिहेवियर रिपीट कर रही होती है ना, लेकिन जब आपके पास डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, इस किस्म का सिग्नल है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा कैपेसिटर कभी भी स्टेडी स्टेट में जाएगा? कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में नहीं आएगा क्योंकि सिग्नल मुसलसल तब्दील हो रहा है। तो वहां पर ये एनालिसिस देखें काम आता है। इसी तरह आपका जो थर्ड एनालिसिस है सी, इसमें जरा हम रोशनी डालें हुजूर कि आपके पास V आउट ऑफ t क्या होगा? 2 + 2 × J2 S is equal to J2 divided by 3 + 2 × J2 और ये है जनाब आपके पास 12 e raised to power j2t। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, आप इसको देख लें, दिस इज इक्वल टू 2 + j4 डिवाइडेड बाय 3 + j4 × 12 × e raised to power j2t। तो इसको जो है वो आप अगर करना चाहें तो ये आपके पास, अब इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर आपके पास है 2 + j4 जो है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 4 + 16 20
under the root into a phase of thing. into a phase of हमारे पास आता है tangent inverse of 4 by 2, that is 2, divided by 3 3s are 9, 4 are 16, 25, that is a 5, और phase आता है आपके पास tangent inverse of 4 by 3, right, and that is equal to 12 e raised to power j2t. तो काइंडली जरा मुझे ये सॉल्व करके बताइए कि tangent inverse of 2 और tangent inverse of 4. मैम tan inverse of 263.4 degrees है. Let's write it. तो ये आ जाता है 63.4. अच्छा ठीक है. And tangent inverse of 4 by 3 53.1. ठीक है. And under the root 20 divided by 5. मैम 0.89. चलो हम इसे 0.9 कर लेते हैं. Into 12 into e raised to power j2t. ठीक है. और अब आप मुझे बताइए what is 12 into 0.9. 10.7. ये हो गया 10.7 और ये हो गया 63.4 minus 53.1 is equal to what? 10.3. Yes, ma'am. j2t. तो ये बेसिकली आपके पास क्या है? ये है जी 10.7 cos of 2t plus 10.3 जो भी उसका फेज आ रहा है प्लस j2t प्लस 10.3 डिग्री, सॉरी साइन ऑफ 2t प्लस 10.3 डिग्रीज. ये आपका आंसर है इस चीज का. ठीक है. आपने जो है कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स को इस तरीके से नहीं छोड़ना. आपने उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उनका फेज फाइंड करना है और फिर उनको आगे जाके आपने सॉल्व करना है. ठीक है. तो अभी जो उसके आगे पार्ट डी है इसमें आपके पास ये ऐसे ही होगा, सिर्फ एस की वैल्यू है जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगी, उससे आपका रियल और मैग्नीट्यूड और फेज जो है वो डिफरेंट आएगा. उसको आप देख लीजिएगा. तो ये आप उससे कर सकते हैं. ठीक है. ब्रेक कर लें 5 मिनट की, उसके बाद वापस आते हैं.
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मैम। जी जनाब, तो आज का हमारी हाईलाइट ये क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, फाइंड द रिस्पांस ऑफ द सर्किट ऑफ एक्सरसाइज 14.1 टू द सिग्नल, जो सिग्नल उसने हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास रिस्पांस को हम पहले लिख लें। हमारे पास v आउट ऑफ t वाज इक्वल टू 2 + 2s ओवर व्हाट 3 + 2s। जी मैम यही था। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर मसला क्या है, आपके पास एक साइनोसॉइडल है और हमने बात की थी कि हम साइनोसॉइडल सिग्नल जो है उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो हम इस साइनोसॉइडल को ना हम कोशिश करते हैं हम कोसाइन की फॉर्म में लिखें। दिस इज इक्वल टू 3e⁻⁻t cos of 2t plus 60 degrees minus 90 degrees। ठीक है, so मैम that will इसमें make पिछले वाले का यूज किए दोबारा से 2/3 + 2s वाला। जी उसने कहा है ना फाइंड द रिस्पांस ऑफ द सर्किट ऑफ एक्सरसाइज 14.1। अच्छा ठीक है मैम, ओके। So this is cos of 2t minus 30 degrees। वरना हम ऐसे नहीं कि हम बस रैंडमली एक ही लेके हर जगह पे करेंगे, उसने क्योंकि कहा है कि वो यूज करो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास ये आ गया cos of 2t minus 30 degrees। अब हमने ये सीखा था कि हमने कोसाइन को कैसे डिफाइन करना था। यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास v i of t है। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर आपके पास x of t जो है that is equal to 3 with a phase of minus 30 degrees and e raised to power -1 plus j2 t, तो आपके पास vi of t is equal to 1/2 x of t plus x conjugate of t। ठीक है, और फरमाइए इसके ऊपर, आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए। जी मैम। ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, मैं ये कह सकती हूँ कि वी आई ऑफ टी को मैं दो हिस्सों में डिफाइन कर सकती हूँ, 1/2 एक्स ऑफ टी प्लस 1/2 एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी। ठीक है, अब हमने ये कहा था कि हमारा सिस्टम जो है, सर्किट जो है वो लीनियर है। ये हमारे सारे सर्किट्स लीनियर हैं। अगर ये सर्किट्स लीनियर हैं तो v out of t is equal to half of the response is due to या इसको v1 of t v1 of t plus v2 of t। यानी हम क्या करेंगे कि हम सर्किट का रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे पहले 1/2 x of t के लिए, और फिर हम सर्किट का रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे 1/2 x कॉन्जुगेट ऑफ t के लिए, और फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास v आउट ऑफ t है फॉर 3e⁻⁻t दिस। और ये जो है हमारे पास ये बेसिकली था क्या, दिस इज द रियल पार्ट। आपको समझ आ गई ना कि मैंने यहाँ पर ये जो मेरे पास x of t, मैं इसको इरेज करूंगी लेकिन मैं आपको बड़ा बड़ा करके दिखा दूँ कि x of t जो है इसको अगर मैं लिखती हूँ तो ये आता है मेरे पास 3e⁻⁻t cos of 2t minus 30 degrees plus j sin of 2t minus 30 degrees, राइट। ये मेरे पास x of t आता है। तो मेरे पास vi of t जो है वो सिर्फ इसका रियल पार्ट है, रियल x of t। और मैंने पढ़ा था कि रियल x of t, अभी पीछे पढ़ के आई हूँ, इज इक्वल टू 1/2 x of t प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ t। ठीक है, तो ये रूल यूज करके मैं कहती हूँ कि vi of t सिंस इट इज इक्वल टू रियल x of t, सो इट इज इक्वल टू 1/2 x of t प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ t। मैम आपने जे वाला पार्ट क्यों इग्नोर किए जो आगे है? मैंने इग्नोर नहीं किया बेटा, मैं मुझे चाहिए ही रियल पार्ट ना, मैंने इग्नोर नहीं किया।
मैंने कहा है ये मेरा रियल पार्ट है, और अगर मुझे सिर्फ रियल पार्ट को अलग करना है तो दैट इज इक्वल टू 1/2 x ऑफ t प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ t। ये मैं अभी पीछे आपको पढ़ा के आई हूँ ना कि अगर ये x ऑफ t है तो x कॉन्जुगेट ऑफ t क्या होगा। जी मैम ठीक है, वो माइनस आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ रियल पार्ट चाहिए तो मैं x ऑफ t में उसका कॉन्जुगेट ऐड करूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो आई विल एंड अप विद ओनली द रियल पार्ट। ठीक हो गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि मेरा सिस्टम लीनियर है तो जब मैं रियल पार्ट के साथ डील करूंगी तो जो आउटपुट होगी इसको अलग से कैलकुलेट कर लूंगी, और जो इमेजिनरी पार्ट के जो कॉन्जुगेट के साथ आउटपुट होगी इसको अलग से कैलकुलेट कर लूंगी, और फिर मैं दोनों आउटपुट्स को आपस में ऐड कर लूंगी तो मेरे पास जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली नेट आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, जो मैं प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ वो सही है, लेजिट है, ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। क्या आपके लॉजिक को ठीक लग रहा है? जी मैम। यस मैम। चलो ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम पहली वाली आउटपुट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई एंड फाइंड y1 ऑफ t। मैम ये आपने क्या लिखा हुआ है, y1 के बाद कुछ लिखा हुआ है बीच में, समझ नहीं आ रहा। प्लस ठीक हो जी। तो आपके पास जो है वो y1 ऑफ t विल बी इक्वल टू, आप हमारे पास s जो है वो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा जनाब 2 प्लस 2, और s जो है वो आ रहा है -1 प्लस j2, और ये आ जाएगा 3 प्लस 2 -1 प्लस j2, और vi ऑफ t जो है वो आपके पास यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज इक्वल टू 3 with a phase of -30 degrees e raised to power -1 plus j2 t। ठीक है, ये मेरे पास जो है ये आ जाएगा y1 ऑफ t, और y2 ऑफ t क्या आएगा, that will be equal to 2 plus 2 -1 minus j2 divided by 3 plus 2 -1 minus j2, and we will have 3 with a phase of 30 degrees e raised to power -1 minus j2 t। ठीक है, ये आपके पास y1 आया और ये आपके पास y2 आ गया। सो y1 प्लस y2, और इनको आप 2 के साथ जो है वो आप अगर डिवाइड भी कर लें, जो y1 ऑफ 2 आपके पास आ रहा था जिसमें मैंने कहा था x ऑफ t और 1/2 x2 ऑफ t, तो ये आपके पास दोनों जो 2 2s हैं ये 1 हो जाएंगे। विल बी इक्वल टू 1 minus j -1 minus 1 plus j2 divided by 3 minus 2 plus j4, और उसके बाद जो है वो हो जाएगा e raised to power j2t plus 1 plus 1, sorry just a second, let's put 1 minus 1 here। ये सेकंड को मैं कर रही हूँ 1 minus 1 minus j4, ये यहाँ पर भी j4 था, minus j4 divided by 3 minus 2 minus j4 into e raised to power minus j2t, and common जो है that is equal to 3 with the phase of 30 degrees and e raised to power minus t। देख लें जनाब, ये ठीक है। जी मैम। मैम ऊपर वाला J4 हाफ नहीं हो जाना चाहिए क्या पावर हाफ हो जाएगी 2 से डिवाइड होने पे? नहीं मैम देखिए ना 1 - 1 भी तो हमने किया है, तो वो J4 जो है वो J2 नहीं होगा? अब ठीक हो गया, ऐसे बिल्कुल सही ऐसे ठीक हो गया। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया,
और हमारे पास जो कुछ बचा, अब मैं ऊपर वाली ये 2 लाइनें जो है इनको इरेज करूंगी ताकि मैं काम कर सकूं। मैम जी फरमाइए। मैम ये आपने y1 और y2 को why did you divide them by 2? इसलिए कि देखिए जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है ना x1 और x2 के साथ, x1 और x2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास x बनेगा ना। तो अगर मैंने x1 और x2 को 2 से डिवाइड नहीं किया, आउटपुट को 2 से डिवाइड कर लिया, तो एक ही बात है ना। लिनियरिटी का प्रिंसिपल कहता है अगर इनपुट को 2 से डिवाइड करना है तो आउटपुट भी 2 से ही डिवाइड होगा। तो या 2 से इनपुट पे डिवाइड कर लो या 2 से आउटपुट पे डिवाइड कर लो। ये रिलेशनशिप अप्लाई किया है। मैंने हमने इस लेक्चर की जाके रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, है ना। अच्छा जनाब, अब मुझे बताएं कि आपके पास आ क्या रहा है। ये आ रहा है जनाब, जो आपके पास v आउट ऑफ t था, दैट टर्न्ड आउट टू बी j2 which is equal to 2 with the phase of 90 degrees divided by 1 plus j4 that is equal to 17 under the root with the phase of 4 tangent inverse of 4, ठीक है, e raised to power j2t plus minus j2 which is equal to 2 with the phase of minus 90 degrees, और ये हो जाएगा 3 minus 2 is equal to 1, 16 plus 1 is 17 under the root, and this will be equal to tangent inverse of minus 4 या minus tangent inverse of 4 e raised to power minus j2t, ये लीजिए, ठीक है, into 3 into 30 degrees into e raised to power minus t। जी अब क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए ये क्या आ रहा है। 2 over under the root 17 क्या है? मैम 0.48। 0.48 है, तो मैं इसको 3 को 0.48 से डिवाइड कर लेती हूँ, बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है ना, with the phase of 30 degrees and e raised to power minus t, और मेरे पास अंदर रह गया। अब मुझे फेज बताएं, व्हाट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4? मैम 76। 75.96। जी 75.96। 75.96, so this is 90 minus 75.96 and this is equal to plus हो जाएगा e raised to power j2t and this is plus 1 into a phase of this, क्योंकि मैंने जो constant था वो common ले लिया, and this is equal to minus 90 plus 75.96 का phase हो गया e raised to power minus j2t। तो ये आपके पास जो है ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करें जनाब? अच्छा मुझे बता दो कि 90 माइनस 75.96 क्या आ रहा है? मैम 14.04। So this is equal to 3 divided by 0.48 with a phase of 30 degrees e raised to power minus t, and this is equal to e raised to power j. What did you say the phase was? 04 14.0 plus e raised to power into e raised to power j2t, or this is equal to e raised to power minus j 14.04 e raised to power minus j 2t। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास इसको एक 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको एक 2 के साथ डिवाइड करें, तो ये क्या है, ये क्या ऑयलर्स आइडेंटिटी नहीं है? यस मैम। मैम ये 0.48 डिवाइड क्यों हो रहा है 3 से? ये ना 2 ओवर अंडर द रूट 17 दोनों में कॉमन था, वो मैं बाहर गई। अच्छा मल्टीप्लाई होना चाहिए। यस मैम। थैंक यू।
आप करें ऐसा करें 3 को 0.48 से मल्टीप्लाई करके मुझे बता देंगे व्हाट्स द आंसर। मैम 1.44। और 1.44 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करो। 2.88। सो दिस इज 2.88 और ये जो है ये आपके पास हो गया cos ऑफ 2t प्लस 14.04। ठीक है जी। और इस फेजर को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा जनाब 2.88 e raised to power minus t cos of 2t plus 14 plus 30 is 44.04 डिग्रीज। तो ये मेरा जो है ये आंसर आ रहा है। ये इनके आंसर से डिफरेंट है। काइंडली आप लोग इसको दोबारा करके देख लीजिएगा कि मैंने गलती क्या की है, कहीं कोई मेरी अलजेब्रिक मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से ये आ रहा है। बहरहाल ये इसका प्रोसीजर है करने का। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। तो अगली क्लास में मुझे प्लीज बताइएगा कि ये मैम जी फरमाइए। ये जो -90 प्लस 75.96 है ये -14.04 आता है ना, तो वो -j और वो वाला माइनस प्लस नहीं हो जाएगा e की पावर में जो आपने लिखा हुआ है? किधर हो जाएगा? 90 minus 75.96 is 14.04 और minus 90 plus 75.96 is minus 14.04। गलत है? मैम माइनस आएगी ना, e की पावर -j ऑलरेडी है ना, तो वो आप प्लीज एक माइनस बंदा माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? कहाँ पे बेटा, मुझे बात समझ नहीं आ रही। जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का फेज सब्ट्रैक्ट होता है, मैंने तो अपनी तरफ से वही किया है। देखिए चेक करें। मैम वो पावर में e रेज़ टू पावर माइनस j है ना, तो जब हम 90 -90 प्लस 75 करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e रेज़ टू पावर j 14.04 आएगा, माइनस नहीं आएगा। यस मैम, मैं ये कह रही हूँ। माइनस 90 प्लस 75.96 क्या माइनस 14.04 नहीं होगा? यस मैम यही होगा ना, तो सारा ऑलरेडी एक माइनस नहीं है। ऑलरेडी कहाँ माइनस है? किधर है माइनस? मुझे नजर नहीं आ रहा। कौन सा माइनस? वही उसको देख रही हूँ उस वक्त से कि क्या कहाँ है माइनस। मैम आप ये वाला स्टेप एक्सप्लेन कर दे जहाँ पर आपने इसको e की पावर में कन्वर्ट किया है। 90 माइनस 75.96 ये e की पावर में आप कैसे लिखेंगे? is equal to e raised to power j थी। ये अच्छा फेजर का ठीक है, फिर वो मैम वो फिर अलग अलग ही e की पावर्स में आएगा। ठीक है, सही हो गया। ठीक है जनाब। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अब उसके बाद अगला हमारा है जनरलाइज्ड इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस। आपके पास जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने फेजर में पढ़ा था कि हमारे पास जो, और ये देखिए इसमें करने वाला कोई काम नहीं है। इम्पीडेंस जनरलाइज्ड है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स हो, आप जो फेजर में थे s वाज इक्वल टू j ओमेगा, तो zl वाज इक्वल टू j ओमेगा l एंड z ऑफ c वाज इक्वल टू एक्सक्यूज मी 1 ओवर j ओमेगा c। अब अगर s इज इक्वल टू j ओमेगा से आप रिप्लेस करें तो zl इज इक्वल टू s इनटू l एंड zc इज इक्वल टू 1 ओवर s, और इसके यूनिट्स जो हैं वो ओम्स होते हैं। और ये एक ही पैरेलल पे तमाम इम्पीडेंसेस को ले आता है। आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आप इनके साथ काम कर सकते हैं। और इम्पीडेंस का जो रेसिप्रोकल है वो एडमिटेंस है। आपको पता है रेजिस्टेंस की इम्पीडेंस अगर आर है तो उसकी एडमिटेंस 1 ओवर आर होगी। इंडक्टर की इम्पीडेंस अगर हमारे पास एस एल है तो उसकी एडमिटेंस 1 ओवर एस एल होगी। और कैपेसिटर की इम्पीडेंस अगर 1 ओवर एस सी है तो उसकी एडमिटेंस जो है वो हमारे पास एस सी होगी। और इसके यूनिट्स जो हैं वो मेरे ख्याल में सीमेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फायदा ये है कि हम सर्किट एनालिसिस वैसे करेंगे जैसे कि हमारा दिल कर रहा था। वो कहता है अब आप एस डोमेन में सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं। रिप्लेस इनपुट एंड आउटपुट बाय देयर फेजर्स, रिप्लेस आर एल एंड सी बाय देयर जनरलाइज्ड इम्पीडेंसेस एंड कैरी आउट द फेजर एनालिसिस टेक्निक्स। अच्छा पहले मैं जरा इसको भी नेक्स्ट पेज पे स्पेस मिल जाएगी थोड़ी सी।
जो है एस डोमेन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है यूजिंग एस डोमेन एनालिसिस फाइंड द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द सर्किट ऑफ फिगर 4.1 बट विद द कैपेसिटेंस रिप्लेस्ड बाय एन इंडक्टर। चलिए करके देखते हैं। नहीं, जो सर्किट था पीछे वाला कहता उसी को करो, लेकिन जो कैपेसिटर था उसको इंडक्टर के साथ रिप्लेस कर दो। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जो है वो फाइंड करें। हर चीज को कह रहा है फेजर के साथ रिप्लेस कर दें। R1 की फेजर इंपेडेंस R1 होगी, L की इंपेडेंस LS होगी और R2 की इंपेडेंस R2 होगी। इनपुट वोल्टेज जो है VI ऑफ T उसकी फेजर VI है और आउटपुट की फेजर जो है वो मेरे पास V आउट है। ठीक है, और अब इसका जो है वो एक सीधा सीधा हमें सर्किट एनालिसिस करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके और LS और R1 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो होगा R1 LS divided by R1 plus LS and this is equal to R2 और ये हमारे पास आउटपुट आ गई। सीधा साधा जो हमने फेजर अलजेब्रा सीखा था वो सारे का सारा हमने डिफाइन करना है। अब हमने अगर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप डिफाइन करना है तो योर V आउट इज इक्वल टू R2 ओवर R2, वोल्टेज डिवाइडर लगा रही हूँ, R2 प्लस R1 LS डिवाइडेड बाय R1 प्लस LS into VI. Okay, so that makes it V out is equal to R2 into R1 plus LS divided by R2 into R1 plus LS plus R1 LS VI. That makes it V out is equal to R1 R2 plus R2 LS divided by R1 R2 plus R2 LS plus R1 LS। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया इनपुट और आउटपुट के बीच में। ये वही है इनका। So this is how you find the इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। और ये एस डोमेन सर्किट एनालिसिस है, यानी कि जो बिल्कुल ही बेसिक अलजेब्रिक सर्किट एनालिसिस था, बल्कि जो फेजर्स में हमें जे को लेके फिरना पड़ रहा था, बार बार जेज जो है वो जिंदगी को मुश्किल बना रहे थे, उससे भी हमें आसानी हो गई है। मच सिंपलर देन दैट, दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। ट्रांसफर फंक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब मुझे बताएं कि आज जो हमने पढ़ा वो समझ आया आपको? जी मैम। उसका स्कोप थोड़ा सा आपको समझ आया कि यानी क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? एक चीज स्टूडेंट के ज़हन में जरूर होनी चाहिए कि जो कुछ हम करें ना वो फिजूल नहीं करें, उसके रीजंस हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हम जितने भी टूल्स पढ़ें वो चीज़ों को आसान से आसान बनाते जा रहे हैं। मैम जी जी बताएं। मैम, अगर जैसा आप कह रही हैं कि ये सारा ओवरऑल फंक्शंस का एक जनरल एक्सप्रेशन है जो सिंपल कर आसान कर देता है, मैम फिर हमने मुश्किल वाले क्यों पढ़े? ताकि आपको चीज़ों का मैथमेटिकल रिलेशनशिप समझ आए। जो चैप्टर 9 हमने पढ़ा है ना वो तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी स्टूडेंट ने गौर से पढ़ा है तो उसको पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ है कि उसको टोटली समझ आ गया कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज कहाँ से आते हैं। वो देख के प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस सर्किट के ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेज कैसे होंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं तो टूल्स हैं, और ये टूल्स की ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा इस वक्त पड़ती है, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। 10-15 कैपेसिटर लग गए और जो है वो 50-60 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, बहुत बड़ा हमने ट्री बना लिया। उसको किस तरह सॉल्व करें? वो फिर वहाँ पे चैप्टर 9 वाला बेसिक डोमेन एनालिसिस तो नहीं होगा, हमें आके करना पड़ेगा। लेकिन आपको फायदा क्या होगा चैप्टर एनालिसिस का कि आप हर
आरसी पेयर का, हर आरएलसी ट्रिलॉजी का, हर चीज का रिस्पॉन्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये सीरीज में लगे हैं, इनका रिस्पॉन्स ऐसा, अच्छा यहाँ ये पैरेलल का मुझे टोपोलॉजी नजर आ रही है, ये रिस्पॉन्स ऐसा, तो जब ये दोनों मिलेंगे, ये हाई पास है, ये लो पास है, अच्छा इन दोनों का किसी ने पैरेलल बनाया तो फिर मुझे एक बैंड पास रिस्पॉन्स मिलेगा, ये फायदा होता है। सर्किट ना सॉल्व करना आप लोग बड़ी आसानी से सीख जाते हैं और माशाल्लाह ज़हीन है आप लोग। सर्किट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, मगर ऑब्जेक्टिव है सर्किट की अंडरस्टैंडिंग। आपके जहन में ना एक सर्किट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कर क्या रहा है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको बनाना चाहिए, रादर देन ये मैथ्स के सवाल नहीं है। मैं आपको बार बार यही इंप्रेस करती हूँ कि ये मैथ्स के सवाल नहीं है। मैंने मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस नहीं सॉल्व करवानी। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट जो है उसको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि यार अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, मैंने अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से कुछ और बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, दैट्स द आइडिया। ठीक है, और फिर अब दूसरी बात है, आपको याद होगा कि जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों ने बड़ी मेहनत से एबीसी सीखी, और स्पेलिंग्स कितना हार्ड वर्क कराया जाता है जूनियर स्कूल में, और फिर जब आप सीनियर स्कूल में आते हैं तो वो स्पेलिंग से बिल्कुल ही हट जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ो स्पेलिंग्स पे, नंबर भी नहीं काटेंगे हम स्पेलिंग्स पे। तो क्यों इतनी मेहनत करा रहे होते हैं स्पेलिंग्स के ऊपर? थिंक अबाउट इट। और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, मुझे जरा 2 मिनट दें, आपकी अटेंडेंस लगा लूं। इस बार मैं इसके ऊपर जितनी भी मैंने स्क्रिबलिंग की हुई है वो सारी मैं सेव कर रही हूँ, इसलिए मैं इनको अभी अपलोड अभी कर देती हूँ, बाकी ब्लैंक है, लेकिन जब ये फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा एक दफ़ा अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोगों को जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है उससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, मोहम्मद तलहा खान, प्रेजेंट मैम। फरहान अहमद अब्बासी, प्रेजेंट मैम। सैयदा माहम रजा, प्रेजेंट मैम। लारैब लाइक, प्रेजेंट मैम। सरदार सुबान कासिम, Present, ma'am. मोहम्मद उमैर सुहेल, प्रेजेंट मैम। असफंदियार खान, प्रेजेंट मैम। उमैर इरफान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद सलमान चौधरी, प्रेजेंट मैम। उसैद अहमद। प्रेजेंट मैम। अच्छा उसैद, मुझे आपसे पूछना था कि खुदा न खास्ता हमारी क्लास में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको कोविड हुआ हो? मैम पहले हुआ था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह किसी को। चलो, अल्लाह का शुक्र। अगर किसी ने कोविड की वजह से कोई क्लासेस मिस की हैं और कोई हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो। तैयब जुल्फकार, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला, Present, ma'am. सैयद मोहम्मद शबीह अहमद, Present, ma'am. शहाब खान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद साद खान, प्रेजेंट मैम। जवार खान, सवार खान, मोहम्मद ईशान, मोहम्मद ईशान, मिराल कमाल, प्रेजेंट उमर जावेद, आयशा जाकिर, प्रेजेंट मैम। शाहजेब अली जरमस्त, Present, ma'am. मलिक मोहम्मद अम्मार, Present, ma'am. सैयद मोहम्मद जाफिर, प्रेजेंट मैम।
अवैस रजा, Present, ma'am. इब्तिशाम अली असद, Present, ma'am. दुआ खान, प्रेजेंट मैम। नूरुलैन ज़हरा, Present, ma'am. हमादुर रहमान, Present, ma'am. हमजा इमरान, Present, ma'am. शहूदुर रहमान सैयद, शहूदुर रहमान सैयद, अली हसन तारिक, Present, ma'am. राजा जैन खालिद, Present, ma'am. मुर्तज़ा कमाल दुरानी, Present, ma'am. यासिर अली, Present, ma'am. सज्जाद अली, सज्जाद अली, ठीक है, उस्मान जुल्फ़िकार, Present, ma'am. आयशा फुआद, Present, ma'am. मोहम्मद सुलेमान फैसल, Present, ma'am. मोहम्मद तौसीफ, मैम उसने मैम चैट उन्होंने में लिखा चैट है में लिखा है। माइक का मसला। ठीक है, अरसलान तारिक, Present, ma'am. मोहम्मद अवैस नज़ाकत। प्रेजेंट मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर कोई क्वेश्चन हो अगली क्लास में ज़रूर पूछिएगा, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, प्रेजेंट में जाएगी मैम, मेरे ख्याल से